बिहार में हुई हिंसा के बाद अब राजनीति भी गरमाने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर के बात भी की है। वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बिहार में हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। बिहार के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बात की है। गृह मंत्री ने बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति पर गवर्नर के साथ चर्चा की। बिहार में हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगा। बिहार में हिंसा के बाद सियासत आसमान पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? जेडीयू ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, तो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा पर सियासत अब तेज हो गई है। एक और जहां टीएमसी राज्यपाल की ओर से स्पेशल मॉनिटरिंग सेल गठित करने के फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ममता सरकार पर एक वर्ग को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद कांजीपाड़ा इलाके में अब स्थिति शांतिपूर्ण है। सीआईडी ने झड़पों की जांच शुरू कर दी है। आज सीआईडी की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी। शिवपुर थाना क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। हिंसा और तनाव के बाद अब तक करीब 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा में शामिल और लोगों की पहचान की जा रही है। हावड़ा के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस टीम फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से हिंसा की जांच की निगरानी के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल गठित करने के फैसले पर सवाल उठाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता एक वर्ग को संरक्षण दे रही है। और रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। एक और बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता की हत्या से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहां सीआरपीएफ की तैनाती के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में शनिवार देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में हुई। बीजेपी नेता राजू झा उर्फ राकेश पेशे से एक कोयला कारोबारी भी थे। गोली लगने के बाद बीजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। दिन दहाड़े लोगों को शूट आउट किया जा रहा है, यहाँ पे दंगा हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से एक संप्रदाय के लिए काम कर रही है, मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर। और पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना चाहिए, ये जो चीफ मिनिस्टर है पूरे पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एक रिलीजन का चीफ मिनिस्टर है। वहीं सुकांता मजूमदार ने बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहानाबाद में भी असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश की है। शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार के नालंदा और सासाराम के बाद जहानाबाद में भी असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शनिवार की देर रात को कुछ लोगों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटना एरोड्राम के शिव मंदिर की है, जहां सुबह होने पर भक्त जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मंदिर में पुजारी ने बताया कि वो शनिवार को 8 बजे रात को मंदिर बंद कर घर चला गया था। उस समय तक सब कुछ ठीक था। शिव मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालु आते हैं, इस वजह से वो मंदिर खुला छोड़कर चला गया था। पुजारी की माने तो ये माहौल खराब करने की साजिश है। और रात में हम 8 बजे बंद करके गए, उस समय तक सही सलामत था शिवलिंग।
जब सुबह भोर में आए तब देखते हैं कि शिवलिंग का मूर्ति तोड़ा हुआ है। हमारे अंदाज से लगता है कि ये जो कोई ऐसा दुष्ट लोग है कि हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए ऐसा साजिश किया है। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ से अतीक का बहनोई अखलाक गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने मिलकर की है। अखलाक पर उमेश के हथियारों की मदद का आरोप है। अखलाक काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसटीएफ ने मेरठ से अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ मेरठ और प्रयागराज के ज्वाइंट ऑपरेशन में अखलाक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अखलाक को अपने साथ प्रयागराज ले गई है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के मामले में अखलाक को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अखलाक काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अखलाक शूटर्स के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक अखलाक ने शूटरों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। अब इस मामले में अखलाक की गिरफ्तारी के बाद कई और तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। बीजेपी और शिवसेना ने आज वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा पर संजय राउत ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी और शिवसेना ने आज वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा मुंबई समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में दोनों ही पार्टियों की तरफ से आयोजित की जा रही है। सावरकर गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी और शिवसेना सावरकर के इतिहास को लोगों तक विशेष रूप से देश के युवाओं तक लेकर जा रही है। ठाणे में आयोजित सावरकर गौरव यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए और मैं भी सावरकर के नारे लगाए। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में आज बीजेपी समेत शिवसेना की एक भव्य सावरकर यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में मुख्य तौर पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो ठाणे इलाके से इस यात्रा को अनावरण कर रहे हैं और दूसरी ओर मुंबई समेत जो आसपास के सभी इलाके हैं वहां पर इसी प्रकार की तस्वीर है वो बीजेपी और शिवसेना की ओर से निकाली गई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर खुलकर अपनी राय रखी है। शरद पवार ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी के सावरकर के बारे में टिप्पणी पर छिड़े विवाद को लेकर कहा है कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पवार ने कहा, हमने कभी सावरकर का विरोध नहीं किया, हिंदू महासभा का विरोध किया। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में शरद पवार ने कहा कि हमें सावरकर का प्रगतिशील पक्ष देखना चाहिए। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए जो यहाँ नहीं है उनके बारे में किसी विषय पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद पर भी शरद पवार ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति यहां बदल ली है। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताने वाली कांग्रेस का भोपाल दफ्तर अब भगवामय नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। भोपाल में एक अजीब नजारा देखने को मिला है। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर का हिस्सा हो या फिर अंदरूनी सजावट, हर जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पार्टी ने इसे धर्म संवाद और मठ मंदिर स्वायत्त संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है जब कांग्रेस ऑफिस में भगवा झंडे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, मठ मंदिरों के महंत और पुजारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। साहब, ये तो हमारे मंदिरों पे लगा हुआ कलर है
मंदिरों का रंग है, केसरिया है, हमारे त्याग का प्रतीक है जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं समाज के लिए। और कांग्रेस कार्यालय पे कल समस्त पुजारी पधारेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में लगा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरोटे गांव के लोग नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल तवी नदी पर ब्रिज न होने के चलते लोग यहां लकड़ी के ब्रिज से आए दिन नदी पार करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पड़ने वाली लट्टी तहसील के पट्टनगढ़ पंचायत के सरोटे गांव की तवी नदी पर ब्रिज के अभाव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग एक लकड़ी के पुल से काम चलाने पर मजबूर हैं। वहीं तेज बारिश में कई बार ये लकड़ी का पुल नदी में गिर जाता है, जिसके बाद स्थानीय लोग मुश्किल से उसको लगाते हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन उनकी इस परेशानी को देखते हुए अस्थायी पुल का निर्माण कराए। जहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो जे लकड़ी का हम लगाया होता है जे बह जाता है। वहीं इस मामले में उधमपुर के एसडीएम परवेज अहमद का कहना है कि उन्हें लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मीडिया से मिली जानकारी के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वेरीफाई करके और उसमें जो उसमें जेन्युइन जो कार्रवाई होगी, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट PWD या PMGSY अगर ये ब्रिज के रिगार्डिंग है तो उनसे टेकअप कर लेंगे हम। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर लगातार बढ़ रही है। हर दिन मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज दर्ज किए गए कोरोना के नए मामले शनिवार के मुकाबले 28% ज्यादा हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दिख रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,824 नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 18,389 हो गई है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें भी दर्ज की गई हैं। हरियाणा, केरल, दिल्ली और राजस्थान में एक मौतें हुई हैं। नए मरीजों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 578 नए केस मिले, तो वहीं हिमाचल में भी अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हिमाचल में बीते 24 घंटे में 323 नए केस मिले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 234 नए केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में ही 1,784 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.77% है, तो वहीं एक्टिव केस 0.04% है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.87% है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से हो रहा है। करीब 23 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गज ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है। सलीम 88 वर्ष के थे और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। पीएम मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है। उन्होंने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सलीम दुर्रानी भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलते थे। सलीम दुर्रानी के निधन पर क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। कई पूर्व क्रिकेटर उनके साथ बिताए हुए पलों को अपने अपने अंदाज में साझा कर रहे हैं। सलीम दुर्रानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। उनका पूरा नाम सलीम अजीज दुर्रानी था। जन्म के बाद वो भारत आ गए। बंटवारे के बाद उनके पिता अब्दुल अजीज क्रिकेट कोच के तौर पर कराची चले गए, जबकि सलीम दुर्रानी अपनी मां के साथ जामनगर में ही रहने लगे। बाद में सलीम राजस्थान में शिफ्ट हो गए। पीएम मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर लिखा है कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के दिग्गज थे, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैदान के अंदर और बाहर वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से आहत हूँ उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि सलीम दुर्रानी ने जनवरी 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। मैक्सिको में पर्यटकों से भरे हॉट एयर बलून ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके कुछ वक्त बाद ही बलून में आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। यहां हॉट एयर बैलून की सवारी कर रहे लोग भीषण हादसे का शिकार हो गए। गुब्बारा हवा में उड़ रहा था, इसी दौरान उसमें आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले और सफेद रंग का एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। गुब्बारे के निचले हिस्से में लगे बकेट, जिसमें लोग सवार होकर हवा में उड़ते हैं, उसमें आग लग जाती है। आग धधकने लगती है तो बकेट में सवार यात्री नीचे कूद जाते हैं। आग तेज होने के साथ ही बलून और ऊंचा उठने लगता है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि हॉट एयर बैलून पर कितने यात्री थे।
आपको बता दें कि मैक्सिको में हॉट एयर बैलून से घूमने का काफी क्रेज है। बड़ी संख्या में लोग बैलून के जरिए घूमते हैं। मैक्सिको सिटी से करीब 70 किलोमीटर दूर हॉट एयर बैलून से घूमने के लिए लोग आते हैं। पीओके विधानसभा ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर जैसा ही होगा, जिसके जरिए भारतीय श्रद्धालु पीओके में बने शारदा पीठ के दर्शन कर पाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हिंदुओं के प्राचीन शारदा पीठ मंदिर को लेकर पीओके विधानसभा में बड़ा कदम उठाया गया है। पीओके विधानसभा ने भारत के श्रद्धालुओं के लिए शारदा पीठ तक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास किया है। We are very happy today कि आज अगर ऐसा कुछ कदम उठाया है, ये सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है टिटवाल का जो टेम्पल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाल ही में कुपवाड़ा जिले के टिटवाल इलाके में नियंत्रण रेखा के पास शारदा माता मंदिर के उद्घाटन के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही गृह मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को पीओके में मौजूद शारदा पीठ में जाने का मौका मिल सके। कश्मीरी पंडित समुदाय को ये उम्मीद है कि दोनों देश राजनीति से ऊपर उठकर श्रद्धालुओं के लिए इस कॉरिडोर को खोलना सुनिश्चित करेंगे। वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। दिल्ली में एक वकील की सरेआम गोली मारकर हत्या मामले में अब नया जो पूरी जानकारी है वो सामने आई है। घटना द्वारका साउथ इलाके की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल अवस्था में वकील को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक वकील की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में की है। वकील की हत्या के बाद पुलिस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान प्रदीप और नरेश के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी सन्नोट गांव के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते प्रदीप ने 2017 में भी वकील वीरेंद्र पर हमला किया था। पुलिस को मिले सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बाइक पर सवार होकर वीरेंद्र का पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही दोनों ने वीरेंद्र पर बेहद करीब से 3 गोलियां चलाई। दरअसल 3 दशकों से चली आ रही रंजिश का अंत शनिवार शाम को उस वक्त हो गया जब इसी सफेद रंग की अर्टिका कार से वकील वीरेंद्र कहीं जा रहे थे। उसी वक्त बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि हमलावर प्रदीप और नरेश थे और इनकी दुश्मनी करीब 36 साल पुरानी थी। 1987 में वीरेंद्र के दादा ने प्रदीप, जो कि एक आरोपी है, उसके चाचा की हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही उनके गांव सनोट में जो जमीन का मुआवजा प्रदीप और नरेश को मिलना था, उस पर वकील ने किसी तरीके से कानूनी अड़चन पैदा कर दी थी।